डी मेडिकेप्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नीट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिसेल-सोनेल-स्टेहॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में। जैसा कि हमें मालूम है कि ग्रिफिथ साहब ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करा था जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हर्शिंचेज़ ने बताया था कि जेनेटिक मटेरियल कुछ नहीं बल्कि होता है डीएनए। हमने इस पर और रिसर्च करी तो हमें पता चला कि डीएनए के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है रेप्लिकेशन की। डीएनए क्या कर सकता है, अपना को रेप्लिकेट कर सकता है। रेप्लिकेशन ही क्यों? देखो, जब सेल 1 से 2, 2 से 4 के पार्ट में डिवाइड होता है तो डीएनए को भी डिवाइड होना पड़ता है और इसी डीएनए को खुद को मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इसी मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के ऊपर रिसर्च करी थी डेलबर्ग ने। डेलबर्ग के अनुसार रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी 3 तरीके से हो सकती है, एक कंजर्वेटिव, एक सेमी कंजर्वेटिव, एक डिस्परेट। अगर हम उनसे पूछें कि सेमी कंजर्वेटिव क्या होती है या कंजर्वेटिव क्या होती है, डिस्परेटिव क्या होती है, तो उसका आंसर कुछ इस टाइप से है। मान लो कि एक पेरेंट डीएनए है और उस पेरेंट डीएनए से नए डॉटर डीएनए बन रहे हैं। बिना पेरेंट डीएनए को कुछ भी इफेक्ट करें तो वो डीएनए कैसा है, हमारा कंजर्व हो गया है, यानी कि प्रॉपर्टी कैसी है, कंजर्वेटिव। पेरेंट डीएनए कंजर्व है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, नई डॉटर बन रही है, मॉलिक्यूल बन रहे हैं। सेमी कंजर्वेटिव क्या होती है कि डीएनए, पेरेंट डीएनए को 2 हिस्सों में तोड़ दो, फिर उसके अंदर एक नए नए डीएनए के स्ट्रैंड लगा दो। पुराने डीएनए स्ट्रैंड को आपस में तोड़ दो और उसमें नए नए डीएनए के स्ट्रैंड लगा दो, तो वो हो जाएगी सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि उसका एक पार्ट होगा पेरेंट का, एक पार्ट होगा उसका खुद का। डिस्परेटिव क्या होता है, यानी कि पेरेंट डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ दो और उसमें नए नए डीएनए के सेगमेंट जोड़ दो, हो जाएगा डिस्परेटिव। देख सकते हैं आप, जैसे कि ये पेरेंट, इसमें क्या है, ये पेरेंट है, ये नई डॉटर है, नई बन गई है। इसमें पेरेंट है, ये पेरेंट की है, ये डॉटर की है, ये पेरेंट की है, एक डॉटर की है। ये सेमी कंजर्वेटिव। और डिस्परेटिव में क्या है, ये टूटी और इसमें नया नया आके सेगमेंट जुड़ गया और एक नई डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया। डिस्परेटिव। इस आर्टिकल को पढ़ा होगा मिसेल्सन और स्टेहॉल ने। उन्होंने इस पर एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू करे। उन्होंने क्या करा, एक ई कोलाई सेल को जनरेशन टू जनरेशन ग्रो करा NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड के मीडियम के अंदर, जिसके अंदर जो NH4Cl यानी कि जो अमोनियम क्लोराइड में जो N था, वो N ऐसा वैसा नहीं था, वो नाइट्रोजन, सॉरी N नहीं, नाइट्रोजन, वो उसका एटॉमिक मास था 15। नॉर्मल नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, लेकिन हमने इसमें यूज़ करा 15। क्या होगा, जैसे ही हमने वो जो कंटेनर था जिसमें हमने NH4Cl जो डाला था इसके अंदर, उसमें N का एटॉमिक मास क्या था, 15 था। तो ई कोलाई के डीएनए ने उस नाइट्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया। अब उसकी जो पीडी है उसके अंदर जो नाइट्रोजन है, उसके जो डीएनए के अंदर का जो नाइट्रोजन है वो कैसा वाला है, 15 वाला। ओके, अब हमने क्या करा, उसके अंदर का जो डीएनए है उसको निकाल लिया, कौन सा, N15 वाला। अब इसके अंदर का जो नाइट्रोजन कैसा है, 15 वाला है। अब इस 15 वाले को हमने काय में डाला, NH4Cl के मीडियम में डाला। इसके अंदर क्या डिफरेंस है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक मास कितना है, 14। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन इसके अंदर जाएगा, सॉरी, अब ये डीएनए इस मीडियम के अंदर जाएगा इस टाइप से, ये N15 अब क्या होगा, ये खुद में ब्रेक होगा इस तरह से। अब इस मीडियम के अंदर ये खुद की नई स्ट्रैंड बनाएगा इस तरह से, इस तरह से। इसके अंदर का जो नया डीएनए बनेगा, इसका नाइट्रोजन कैसा होगा, 14। पुराना वाले का क्या था, 15। ये तो हो गई जनरेशन 1। जनरेशन 2 में वापस आपस में टूटेगा। अच्छा, एक बात और, इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो जाता है कि डीएनए कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। एक पेरेंट का, एक उसका नया खुद का नया डीएनए एक पेरेंट का, एक नया डीएनए पेरेंट का। अब उन्होंने उसको और ऑब्जर्व करा तो उन्होंने क्या देखा कि जो जनरेशन 1 है, ये
दो हिस्सों में टूट रही है और उनमें भी नया डीएनए का मॉलिक्यूल जुड़ रहा है। अच्छा, जिस डीएनए के अंदर एक पेरेंट का हो और एक उसका खुद का इंडिविजुअल हो तो उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड में क्या है, एक पेरेंट का है और एक खुद का है। कितने बन गए, दो बन गए। एक प्योर N14 वाला कितने बन गए, ये भी दो बन गए। तीसरी जनरेशन में भी नोटिस करा तो ये बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइब्रिड वाले कितने बने हैं, दो। प्योर N14 वाले कितने बने हैं, प्योर एकदम 6। अगली वाली में 12। समझ में आया। जनरेशन थर्ड में 12, जनरेशन फोर्थ में कितने बनेंगे, ये 12 बन जाएंगे। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी, जैसे ही हम जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ रहे हैं, हाइब्रिड वाला कांस्टेंट रहेगा और प्योर N14 वाला रैपिडली ग्रो करेगा। इनकी तादाद रैपिडली बढ़ जाएगी। कैसे, इस तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये इसका कुछ बुकिश लैंग्वेज में मैंने इसे एक्सप्लेन करा है। अगर आपको ये समझ में आया तो ये अच्छी बात है। थैंक यू।